Yes, ma'am. No, I think starting my topic where I finished yesterday. After that, we have to start the topic fact check, है ना? कि भाई yesterday I discussed about two primary important reasons due to which we say कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में या भारत और चाइना के बीच में इस तरह के आप कह सकते हैं कंडीशंस बने कि भाई चाइना 1962 में इंडिया को इन्वेड करने की कगार पर आ गया। वो अलग बात है, वो पहले से ही नियत बनाकर बैठा हुआ था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब कोई मन बना के बैठ जाता है किसी चीज को करने का, तो ऑब्वियसली उस चीज को करने के वो बहाने भी ढूंढ लेता है। तो दैट वाज द कंडीशन ऑफ चाइना आल्सो। तो आई थिंक उसका फैक्ट चेक हम करके देख लेते हैं कि जो भी चाइना ने किया, ये जो दोनों रीजन हमने ऊपर पढ़े हैं, ये मोस्ट प्राइमरी इंपॉर्टेंट रीजन थे चाइना को इंडिया से इस लेवल पे रिलेशन को डिस्क्रीट करने के लिए। तो फैक्ट चेक ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 1957 टू 1959 यानी कि 1957 से 1959 के बीच में लगभग 3 साल आते हैं। अक्साई चीन एरिया वाज ऑक्यूपाइड बाय द चाइनीज फर्दर बिल्डिंग अ स्ट्रेटेजिक रोड देयर। जो आज चाइना करने की कोशिश कर रहा है वो चाइना की कोई नई आदत नहीं है, वो चाइना की बहुत पुरानी आदत है। 1957 में से लेकर 1959 के बीच में ही चाइना ने कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था जो हमारी उस वक्त की गवर्नमेंट को नोटिस कर लेना चाहिए था, बट हमारी गवर्नमेंट ने नोटिस नहीं किया क्योंकि वो तो एक ही स्लोगन पर चल रही थी, जवाहरलाल नेहरू साहब की सरकार, हिंदी चीनी भाई भाई। युद्ध कब हुआ है, वॉर कब हुआ है? 1962 में। और 1957 से चाइना ने तैयारी शुरू कर दी थी। चाइना को जो एरिया ऑक्यूपाई करना था, जिसको आज हम अक्साई चीन नाम से जानते हैं, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए चाइना ने स्ट्रेटेजिकली सड़कें बनानी स्टार्ट कर दी थी अपने एलएसी के उधर, जिससे कि वो सड़कों का प्रयोग करके अपनी आर्मी को फैसिलिटेट कर सके और उस फैसिलिटेशन की मदद से अक्साई चीन एरिया को आने वाले टाइम में विद इन अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल अटैक्स के माध्यम से कम टाइम में कवर कर सके और ऑक्यूपाई कर सके। और आप सोचिए 62 में लड़ाई हुई है, 57 से चाइना तैयारी कर रहा था। बताइए आप गवर्नमेंट कितनी बेवकूफ हो सकती है एक देश की? क्या उसको इतना भी पता नहीं चलेगा दैट चाइना की क्या नियत है? व्हाई चाइना इज डूइंग दिस एंड दैट, व्हाई चाइना इज डूइंग दिस एंड दैट इन दिस वे और दैट वे। अब गवर्नमेंट अगर कहने लगे जी हमें तो लग रहा था चाइना अपने बॉर्डर के उधर सड़कें बना रहा है, तो वो तो अपनी सुरक्षा के लिए बना रहा है, तो इतना बेवकूफ ना समझने वाला होता है और इतना बेवकूफ ना वो सरकार होती है जो सरकार ये बयान देने लग जाए। अंडरस्टूड? तो आई थिंक चाइना ने 4-5 साल पहले तैयारी कर ली थी। यानी कि आपने 54 में साइन किया है पंचशील और 57 से चाइना ने आपके जो है बॉर्डर्स के अंदर घुसपैठ करने की तैयारी कर ली। तो आप सोच लीजिए आप कौन से भाई भाई का नारा लेकर बैठे हुए थे। आई थिंक so that is very easy to understand. Second point, as a very long discussion among the top leaders was unsuccessful in resolving the above issue. अब आप कहोगे इंडिया की तरफ से कोई बात हुई क्या? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि आपकी गवर्नमेंट ने असल में किया क्या था। 1957 से 59 के बीच में अक्साई चीन एरिया में चाइनीज जो है अपनी रोडें बनाने, आपके एरिया में कोई सड़कें बना रहा है और आप उसको रोक नहीं रहे। क्या किया गया हमारी तरफ से? क्या किया गया हमारी तरफ से? हमारी फ्लैग मीटिंग की ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट की गई। एज अ रिजल्ट उनके टॉप लीडर्स आए, हमारे टॉप लीडर्स आए और उनके बीच में लंबी डिस्कशन चली, लेकिन लंबी डिस्कशन अनसक्सेसफुल हुई, इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। यानी कि आपके एरिया में कोई इन्फिल्ट्रेट कर गया, आपके एरिया में सड़कें बना रहा है और सड़कें उधर बन रही हैं और आप इधर डिस्कशन कर रहे हैं और वो डिस्कशन भी फेल हो रही है, इशू भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है और मीटिंग भी अनसक्सेसफुल हो जा रही है। उसके बाद भी आपके कान खड़े नहीं हो रहे हैं कि चाइना किस हद तक जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं किसकी गलती है किसकी नहीं है। आई थिंक आप बेहतर समझ सकते हैं। हमारा काम एनालाइज करना है, उस एनालाइजेशन के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कौन गलत था कौन सही था। थर्ड पॉइंट, लीडिंग टू सेवरल स्मॉल बॉर्डर वायलेशंस टेकिंग प्लेस बिटवीन द आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, आपको सपोज कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाके सपोज आपको कोई बुली करने लग जाए, आपका कलीग, सीनियर्स की रैगिंग की बात नहीं कर रहा मैं, आपका कोई कलीग आपको बुली करने लग जाए। देखिए वैसे तो ये कहा जाता है कि भाई डॉग्स ऑलवेज बार्क एंड लीव देम बार्किंग, कुत्ते भौंकते हैं उनको छोड़ देना चाहिए भौंकने के लिए, लेकिन भाई कभी कभी काट भी लेते हैं। एक लिमिट होती है किसी भी चीज पर पेशेंस दिखाने की। अंडरस्टूड? बुली होते रहना भी एक कावर्डाइज का नेचर होता है। यानी कि कोई करो जा रहा है, कोई आपको बुली किए जा रहा है, कोई आपको मतलब लेट डाउन किए जा रहा है और आप ये सोच के अरे हम तो बड़े शांति भाषी हैं, हम तो बड़े प्रेम प्राग लोग हैं, हम तो भाई लड़ाई पसंद भी नहीं करते। तो एक लेवल के बाद फिर सामने वाले को पता लग जाएगा कि दिस पर्सन इज अ डफर, ये एक फूल है, बेवकूफ है। वो फिर आपके प्रति उसकी संवेदना खत्म हो जाएगी और उसमें आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंडिया ने भी वही किया, पंचशील साइन किया, 57 से उन्होंने बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट कर दिए,
उसमें सड़कें बनानी शुरू कर दी, लीडर्स की बेइज्जती करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब भी इंडिया कुछ नहीं कर रही है, तो उन्होंने सेवरल छोटे-छोटे बॉर्डर वायलेशन शुरू कर दिए थे। अरुणाचल में, लद्दाख में, सिक्किम में, तीनों जगह पर छोटे-छोटे, उन्हें लगा अब तो घुसो अंदर, नहीं रोक पाएंगे, और उन्होंने इसी तरीके से बॉर्डर वायलेशन से स्टार्ट कर दिए। क्यों ना करें भाई? आपके साथ जिन चीजों पर उन्होंने सिग्नेचर किए, साइन किए, वो पलट गए और आपने कुछ कहा नहीं उनको। तिब्बत वाले इश्यू पर वो पलट गए, अंडरस्टूड। पंचशील वाले क्लॉज को उन्होंने डिनाई कर दिया। उसके बाद अक्साई चीन में सड़कें वो बना गए। उसका फ्लैगिंग में आपके टॉप से 10 लोगों को समझाने की कोशिश की, उनको वायलेट आप कर गए, उनको आपने नहीं समझा, ठीक है ना। उसके बाद छोटे-छोटे बॉर्डर और वायलेट करने लग गए, क्योंकि चाइना की वो फितरत इंडिया ने बनाई। सीधी सी बात है, जैसा आप इंप्रेशन देंगे सामने वाला आपको वैसे लेगा। अब आप डिसाइड कीजिए कौन सही था कौन गलत था। नोट, इंडिया क्लेम्ड दैट द बाउंड्री वाज अ मैटर which was already settled in the colonial time, but China completely denied any colonial decision during the colonial rule. दिक्कत क्या थी? सिंपल दिक्कत ये थी कि जब कॉलोनियल रूल, मतलब इंडिया अंडर कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त चाइना भी अंडर कॉलोनियल रूल था, और दोनों पर एक तरीके से ब्रिटिश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राज कर रहे थे। इंडिया में डायरेक्टली, चाइना में इनडायरेक्टली। तो उस वक्त ब्रिटिशर्स जब छोड़कर गए, चाइना को 1949 में आजाद कर दिया, 1947 में इंडिया को आजाद कर दिया, तो वो कुछ बाउंड्री इश्यूज को सॉल्व करके गए थे। उन्होंने ये बोला था जो जहां पर है वहीं पर रहे, उन्होंने सिंपल बोला था। और ये होता है, जो लास्ट गवर्नमेंट फैसले करके जाती है उसी के आगे अगली सरकार काम करती है, क्योंकि जो पिछले फैसले किए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉज, अकॉर्डिंग टू बिल्स किए जाते हैं। आप उनको डिनाई नहीं कर सकते भाई। मोदी साहब ने अगर कोई योजना आज निकाली है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट अगर भगवान ना करे आ जाए, राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर भगवान ना करे बन जाए अगर, तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी की बनाई हुई योजनाओं को खत्म कर देंगे। नाम बदल सकते हैं उसका, बट वो डिनाई नहीं कर सकते उसको। वही चीज तब भी थी। इंडिया ने सिंपली ये बोला था कि भाई जब कॉलोनियल गवर्नमेंट चली गई, उसके पहले अगर हम बाउंड्री इश्यूज पे आते हैं, तो पता नहीं इंडिया कितना चाइना में इन्फिल्ट्रेट करना चाहे कर सकता है, चाइना कितना इंडिया में कर सकता है। बट इंडिया ने सिंपली ये बात बोली कि जब ब्रिटिशर्स गए हैं यहाँ से, जब उन्होंने कह दिया कि जो जहां पर है, जो जितनी जमीन जितनी लेकर बैठा हुआ है उसकी उतनी है, वहीं पर आप छोड़ दें, वहीं पर आप बाउंड्री बना ले, वहीं पर आप एलएसी एलओसी क्रिएट कर लें। तो इंडिया इसलिए क्लेम कर रहा था कि भाई कॉलोनियल टाइम के वक्त, यानी कि ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के वक्त पे जो बाउंड्री सेटल्ड थी इंडिया और चाइना के बीच में, उसी बाउंड्री के हिसाब से हमारा एरिया हमारे पास होना चाहिए और चाइना का एरिया चाइना के पास होना चाहिए। और चाइना का सिंपल ये कहना था, रात गई बात गई, ब्रिटिशर्स थे वो चले गए। अब आप भी एक इंडिपेंडेंट नेशन है, हम भी एक इंडिपेंडेंट नेशन है। हम कॉलोनियल डिसीजन को रेस्पेक्ट नहीं करते। हम अक्साई चीन को अपना एरिया मानते हैं, अरुणाचल प्रदेश को अपना मानते हैं। तो मैं क्या समझू, इनडायरेक्ट तरीके से चाइना एक तरीके से धमकी दे रहा था आपको कि जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम। तू छीन सके तू छीन ले, मैं छीन सकूं मैं छीन लूंगा, लाइक दैट। भाई ऑब्वियसली ये तो अंधनगरी हो जाएगी ना। तो फिर किसका डिसीजन मानोगे? आप एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री अभी बने हो, आप भी एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री अभी बने हो। अब आपको अगर सेटल कर रहे हैं डिस्प्यूट्स, तो प्रीवियस गवर्नमेंट जो गई है उसी के बेसिस पर तो करने पड़ेंगे, और नियर बाय वो भी कॉमन थी। तो वो जब सेटल कर रहे थे डिस्प्यूट्स, तब तो आपने हाँ कह दी, और जब वो चले गए तब आप डिनाई कर रहे हो। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, डिटेल्ड एनालिसिस। अब बारी आ गई थी अटैक की। चाइनीज अटैक्स की डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। अक्टूबर 1962, China launched swift and massive invasion on both the disputed regions mentioned above. अरुणाचल वाला एरिया जिसको हम के नाम से पहचान रहे, इधर लद्दाख वाला एरिया जिसको हम अक्साई चीन के नाम से पहचान रहे, दोनों जगह पर चाइना ने एक साथ अटैक किया, और बड़े प्यार से किया, और बहुत ही बड़े लेवल पे किया, बड़ी आर्मी के साथ अटैक किया, जिससे संभलने का मौका ना मिले। जो पहला अटैक चाइना ने किया वो एक हफ्ते तक चला। The Chinese forces captured some key areas in अरुणाचल प्रदेश। पहला अटैक किया उन्होंने इधर, और स्ट्रेटेजी भी ऐसी बनाई कि जो इंडिया सोच रहा था, क्योंकि इंडिया सोच ही नहीं रहा था कुछ, क्योंकि इंडिया के रक्षा मंत्री तो ये मानकर बैठे हुए थे, अरे साहब आर्मी की क्या जरूरत है, इसको तो पीछे ले लो, चाइना के साथ तो हमारा पंचशील साइन है। तो हमारी तो आर्मी भी बॉर्डर के अंदर थी भाई, उनकी तो एलओसी पर खड़ी हुई थी, एलओसी के अंडर वो इन्फिल्ट्रेट कर गए थे। हमारी आर्मी तो अपने ही बॉर्डर के 10-15 किलोमीटर अंदर हो रखी थी। तो आप सोच सकते हैं कि पहला अटैक जब अरुणाचल में हुआ तो वो एक हफ्ते तक चला, और एक हफ्ते के उस अटैक में चाइना की फोर्सेस ने अरुणाचल प्रदेश के काफी बड़े बड़े मेजर रीजन ऑक्यूपाई कर लिए।
नियर बाय 72,000 स्क्वायर मील एरिया आता है उसमें, 72,000 स्क्वायर मील एरिया। दूसरा अटैक केम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वेव द नेक्स्ट वेरी मंथ, और सेकंड अटैक तो ऐसे आया कि पहले अटैक से समझने का मौका नहीं मिला, उड़ता उड़ता सेकंड अटैक एक्साई चीन पे कर दिया उन्होंने, और वो इतना तेज अटैक था, अगले ही महीने कर दिया था उन्होंने, वो इतना तेज अटैक था कि समझने का मौका भी नहीं मिला, और जमीन ऐसे चलेगी भाई साहब हमारे हाथ से जैसे कि हम तो देने के लिए ही बैठे थे, लाइक दैट। आई थिंक फॉर टुडे इट इज कंप्लीट, फैक्ट एनालिसिस हम लोग कल करेंगे इसका। कम ऑन टू द